गुड। ये शायद हमारा सेकंड क्लास है। तो इससे पहले हम लोगों ने ट्रैफिक बुक पे डिस्कशन किया था। कुछ लोगों की शिकायत थी कि जो जो घर से हम क्लास ले रहे थे तो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि दोबारा इसको किया जाए। तो एक बार फिर से हेलो, यस। तो एक बार फिर से उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आवाज़ आ रही है ना हमारी? हेलो। जी सही सर, बढ़िया आवाज़ है। आवाज़ आ रही है ना? हेलो सर आ रही है। ओके जी सर। ठीक है। तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं ट्रैफिक बुक को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यातायात ही क्या होता है। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे कि इसका स्कोप क्या होता है। ट्रैफिक बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है जो कि ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस से मेंटेन किया जाता है। इसका 3 स्कोप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप। पहला स्कोप इसका ये है कि यातायात वही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संपूर्ण यातायात आय को संकलित किया जाता है। जितने भी अर्निंग्स होते हैं, गुड्स, कोचिंग, अदर सन्डे अर्निंग या और भी अदर अर्निंग्स जो होते हैं, उसको इसमें कंपाइल किया जाता है। सेकंड इसका स्कोप है, इसमें कोचिंग अर्निंग, गुड्स अर्निंग और सन्डे अर्निंग को शामिल किया जाता है। इसमें यातायात आय के वसूली, आय के बंटवारे का परिणाम और आउटस्टैंडिंग के सेटलमेंट के प्रोग्रेस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कितना अर्निंग हुआ, कितना अपॉर्चुनिमेंट हुआ, इन चीज़ों को पार्ट सी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बाद में हम डिटेल में आएंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन। ट्रैफिक बुक के चार पार्ट होते हैं। नंबर 1 स्टेशन अकाउंट, जिसको पार्ट ए भी बोलते हैं। ट्रैफिक बुक के पार्ट ए में उन सारे आय को शामिल किया जाता है जिसकी वसूली की जिम्मेदारी अपने रेलवे के स्टेशन की होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, इसे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बनाया जाता है। ये फॉर्म 3203 मतलब A3203 में कोचिंग गुड्स के लिए अलग अलग बनाया जाता है। इसमें प्रत्येक स्टेशन के आय को दिखाया जाता है। नॉर्मली स्टेशन का नाम ज्योग्राफिकल ऑर्डर में दिखाया जाता है। पार्ट ए जो होता है, तो पार्ट ए में सारे अर्निंग को दिखाया जाता है। पार्ट ए में जितने स्टेशन का नाम होता है वो नॉर्मली ज्योग्राफिकल ऑर्डर में होता है। पार्ट ए के दो साइड होते हैं। इसमें 2 साइड होते हैं। लेफ्ट साइड इसको डेबिट कहते हैं, राइट साइड इसको क्रेडिट कहते हैं। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस एवं अर्निंग को दिखाया जाता है। पार्ट ए के डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस एवं अर्निंग को दिखाया जाता है। पार्ट ए के क्रेडिट साइड में उसके रियलाइजेशन को दिखाया जाता है। जो अर्निंग हमारा हुआ, उस अर्निंग को हमने कैसे हासिल किया, कैश के जरिए हासिल किया, वाउचर के जरिए हासिल किया या ट्रांसफर के जरिए हासिल किया। डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस को आउटस्टैंडिंग में दिखाते हैं। पार्ट ए का जो डेबिट साइड का जो अर्निंग साइड हो गया पार्ट, और क्रेडिट साइड का जो पार्ट का जो क्रेडिट साइड इसमें कैश वाउचर ट्रांसफर शो होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो आउटस्टैंडिंग होता है। यही आउटस्टैंडिंग सस्पेंस का पार्ट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पोस्टिंग ऑफ ट्रैफिक बुक पार्ट ए। ट्रैफिक बुक पार्ट ए में पोस्टिंग कैसे करते हैं। पार्ट ए में पोस्टिंग का आधारभूत डॉक्यूमेंट्स स्टेशन बैलेंस शीट होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि स्टेशन बैलेंस शीट स्टेशन मास्टर का एक पर्सनल अकाउंट होता है। सारे अर्निंग के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। स्टेशन बैलेंस शीट सिस्टम जनरेटेड या मैनुअली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। पार्ट ए का ओपनिंग बैलेंस पिछले माह के ट्रैफिक बुक के क्लोजिंग बैलेंस से ट्रांसफर करते हैं। चेक किए गए स्टेशन बैलेंस शीट के डेबिट साइड के फिगर को पार्ट ए के डेबिट साइड में लिखा जाता है। जितना भी स्टेशन से बैलेंस शीट हासिल होता है, प्राप्त हो जाता है, अकाउंट ऑफिस में उसका जांच किया जाता है। सबसे पहले डेबिट ओपनिंग बैलेंस का जांच करते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंस को पिछले महीने के स्टेशन बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस टैली कर लेते हैं। उसके बाद जितना फिगर उसमें एंट्री किया गया, कोचिंग बैलेंस शीट की बात करें तो पीआरएस का अर्निंग है, यूपीएस अर्निंग है और भी कई तरह का अर्निंग है, पार्सल है, लगेज है। तो हर सेक्शन अपना अपना फिगर देते हैं स्टेशन बैलेंस शीट को। स्टेशन बैलेंस शीट
में इसका जांच होता है और उसी आधार पे इसको चेक किया जाता है। जब ये चेक हो जाता है तो फिर इसको जो है पंच किया जाता है सिस्टम में, जिसके आधार पे पार्ट ए निकलता है। स्टेशन बैलेंस शीट से अर्निंग के रियलाइजेशन का फिगर, कैश वाउचर ईटीसी और क्लोजिंग बैलेंस को जो स्टेशन बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में होता है, पार्ट ए के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इससे पहले हम ये डिस्कस किए कि स्टेशन के बैलेंस शीट में डेबिट साइड में जितना अर्निंग है उसको लिखा जाता है डेबिट साइड में। स्टेशन बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में जो कैश वाउचर ट्रांसफर स्पेशल क्रेडिट वगैरह जो होता है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में। ये जांच के बाद ही इसको ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद अब आता है नेक्स्ट हमारा वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ ट्रैफिक पार्ट ए। जब पार्ट ए का पोस्टिंग करते हैं तो उसमें वेरिफिकेशन भी करते हैं कि इसमें पोस्टिंग जो है बिल्कुल सही सही हो। ओपनिंग बैलेंस का पोस्टिंग जो हम लोग है का वेरिफिकेशन जो है, ओपनिंग बैलेंस का टोटल पिछले माह के ट्रैफिक बुक के क्लोजिंग बैलेंस से टैली किया जाता है। कैश का फिगर कैश रजिस्टर के टोटल या ट्रैफिक चेक शीट से टैली किया जाता है। ट्रैफिक चेक शीट कहीं कहीं मेंटेन किया जाता है, कहीं कहीं कैश रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। वाउचर का मिलान स्टेशन द्वारा भेजे गए संपूर्ण वाउचर, वारंट एवं क्रेडिट नोट के फिगर से टैली किया जाता है। स्टेशन द्वारा भेजे गए वारंट एवं क्रेडिट नोट और ऑडिटेड फिगर ऑफ वारंट और क्रेडिट नोट के बीच का अंतर पार्ट ए में एडजस्ट कर दिया जाता है। एक कॉलम इसमें होता है पार्ट ए में ट्रांसफर का एक कॉलम होता है। तो ट्रांसफर भी इसमें दो हेड होते हैं, एक बैलेंस शीट ट्रांसफर और दूसरा होता है बुक ट्रांसफर। बैलेंस शीट ट्रांसफर का फिगर अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट के संबंधित फिगर से टैली होना चाहिए और बुक्स ट्रांसफर का फिगर समरी ऑफ जनरल एंट्री से होना चाहिए। इसका वेरिफिकेशन जब हो जाता है, वेरिफिकेशन के दरमियान अगर ऐसा कुछ महसूस होता है कि इसमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, कुछ मिस्टेक्स रह गए हैं और बैलेंस शीट में भी सुधार करने की जरूरत है, तो उसके लिए भी कुछ कदम उठाए जाते हैं। ट्रैफिक बुक पार्ट ए के पोस्टिंग एवं वेरिफिकेशन के समय यदि कोई ऐसी त्रुटि प्रकाश में आती है जिसमें स्टेशन बैलेंस शीट में करेक्शन की जरूरत महसूस होती है, तो ऐसे रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के द्वारा किया जाता है। एक होता है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बैलेंस शीट, एक होता है एडजस्टमेंट बैलेंस शीट। तो ट्रैफिक बुक में जो करेक्शन का जो मिस्टेक्स का जो पता चलता है तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के जरिए करते हैं। और अगर स्टेशन से कोई बैलेंस शीट हम ट्रैफिक अकाउंट को प्राप्त नहीं होता है तो तो जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, कैश है, वाउचर है या डेबिट का कोई फिगर अवेलेबल है, तो इसके लिए जो ट्रैफिक अकाउंट में बैलेंस शीट तैयार किया जाता है उसको अप्रोक्सीमेट बैलेंस शीट कहते हैं, ताकि पार्ट ए कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि एडजस्टमेंट बैलेंस शीट और ट्रैफिक बैलेंस शीट में क्या है, अप्रोक्सीमेट बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में क्या अंतर है। तो ये दो अंतर हो गया। एडजस्टमेंट बैलेंस शीट ट्रैफिक बुक का एक सप्लीमेंट्री पार्ट होता है जिसे पार्ट ए की तरह बनाया जाता है। जितने डिटेल में ट्रैफिक बुक को मेंटेन करते हैं उसी डिटेल के साथ एडजस्टमेंट बैलेंस शीट को भी मेंटेन करते हैं। पार्ट ए के पूरी तरह कंप्लीट होने के बाद प्रत्येक हेड के ग्रैंड टोटल को पार्ट सी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पार्ट ए का जो फिगर होता है पार्ट सी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, ट्रैफिक बुक का पार्ट बी। इसका नाम है एडजस्टमेंट या डिवीजन शीट। ट्रैफिक बुक पार्ट बी में थ्रू ट्रैफिक के संबंध में अपॉर्चुनिमेंट के रिजल्ट को दर्शाया जाता है। यानी अपने रेल से कोई ट्रैफिक अगर दूसरे रेल में जाती है तो दो रेलों के बीच या कई रेलों के बीच जो अपॉर्चुनिमेंट होता है उसके रिजल्ट को इसमें शो करते हैं। इसको फॉर्म 3219 या 3220 में गुड्स कोचिंग के लिए अलग अलग है बनाया जाता है। फॉर्म 3219 कोचिंग के लिए होता है, फॉर्म 3220 गुड्स के लिए होता है। अपॉर्चुनिमेंट ऑफ अर्निंग क्या होता है? तो अपने रेल से जितने भी ट्रैफिक होते हुए दूसरे रेल में जाते हैं तो अपने रेल का भी कुछ खर्च होता है, उस पर दूसरे रेल का भी कुछ खर्च होता है।
अर्निंग तो सारा का सारा अपना रेल रख लेता है, दूसरे रेल को उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, तो इसी के लिए जो उसको जो है अपॉर्चमेंट किया जाता है। पैसेंजर एवं गुड्स से अर्निंग का बंटवारा सेंट्रलाइज एजेंसी के द्वारा किया जाता है। पार्सल, पोस्टल हॉलेज आदि से संबंधित आय का बंटवारा डिवीजन शीट के द्वारा किया जाता है। एक्सेस फेयर, लगेज, एनिमल एंड बर्ड्स की आय का बंटवारा नहीं किया जाता है। जो रेल इसे कलेक्ट करती है वही इस आय को अपने पास रख लेती है। ये हुआ पार्ट बी। पार्ट बी का हम लोगों ने ये देखा कि पार्ट बी में जो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट बी में हम लोग अपॉर्चमेंट के रिजल्ट को रिकॉर्ड करते हैं। पोस्टिंग कैसे करते हैं? इसमें पोस्टिंग अपॉर्चमेंट के नेट रिजल्ट के आधार पर किया जाता है। नेट रिजल्ट का पोस्टिंग इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि थ्रू ट्रैफिक के संपूर्ण आय जिसके वसूली के लिए अपनी रेल जिम्मेदार है और जिसकी अपनी रेल के अर्निंग पार्ट ए में दिखाया जा चुका है, से उस आय के भाग को छोड़ना होता है जो अपना नहीं है। सपोज इसी आर का अर्निंग कोचिंग में 1 लाख रुपया है और इस 1 लाख रुपये में उसका सारा हिस्सा अपना नहीं है। मैट्रिक्स के आधार पर ये पता चलता है कि ये 1 लाख का जो अर्निंग हुआ एक सारा का सारा इस शेयर का हिस्सा नहीं है, तो जो हिस्सा इसका नहीं है उसको छोड़ना होता है, दूसरे रेलों को ट्रांसफर करना होता है, वो टीसी के माध्यम से होता है। यदि हम दूसरे रेलों को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो अपने रेलों को डेबिट कर देते हैं और दूसरे रेलों को क्रेडिट कर देते हैं। होम रेलवे एवं अदर रेलवे और डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी के टोटल फिगर को पार्ट सी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पार्ट ए का फिगर पार्ट सी में ट्रांसफर हो गया जिसमें सारा अर्निंग था सारा का सारा उसमें। पार्ट बी का फिगर पार्ट सी में ट्रांसफर हो गया जो कि नेट रिजल्ट अपॉर्चमेंट के नेट रिजल्ट के आधार पे किया जाता है। इसका भी पोस्टिंग पार्ट सी में हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण अकाउंट होता है पार्ट सी, जिसको हम लोग कहते हैं लेजर अकाउंट ऑफ होम रेलवे। ट्रैफिक बुक का महत्वपूर्ण भाग है पार्ट सी। सारा भाग महत्वपूर्ण है पर एक ये भाग तो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है पार्ट सी। इसमें लेजर अकाउंट ऑफ होम रेलवे यातायात रहे कि इस भाग में 3 अकाउंट खोला जाता है। नंबर 1 यातायात लेखा या ट्रैफिक अकाउंट, नंबर 2 इतर रेलवे का लेखा, नंबर 3 डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी का लेखा। तो पहला पार्ट है पार्ट सी का पहला जो पार्ट हो गया ट्रैफिक अकाउंट। ट्रैफिक अकाउंट एक सस्पेंस अकाउंट होता है। इस लेखे के सारी आय की स्थानीय एवं इतर मीन्स फॉरेन डेबिट की ओर दिखाया जाता है और वसूली पर क्रेडिट किया जाता है। इसका ओपनिंग बैलेंस पिछले माह के यातायात बही भाग से लाया जाता है। इसकी जांच यातायात बही भाग का और अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट से की जाती है। एब्स्ट्रैक्ट एक्स, एब्स्ट्रैक्ट वाई, एब्स्ट्रैक्ट जेड। एब्स्ट्रैक्ट एक्स कोचिंग के लिए, वाई गुड्स के लिए और जेड मिश्रित आय के लिए होता है, वो क्रेडिट किया जाता है। इतर यातायात से आय जिसका बंटवारा भाग खा में स्थानीय इतर एवं डीपीसी में पहले ही किया जा चुका है, उसके आंकड़े उस बही से हस्तांतरित करके इस बही में लाए जाते हैं। आय की वसूली जिसकी एंट्री भाग का में किया गया है उस बही से निकालकर इसमें हस्तांतरित कर दिया जाता है, जिसे क्रेडिट की ओर रखा जाता है। कैश और वाउचर और ट्रांसफर को डेबिट किया जाता है। दूसरा पार्ट है पार्ट सी का दूसरा पार्ट है अन्य रेलों का लेखा। ये भी एक सस्पेंस अकाउंट है। इस सस्पेंस अकाउंट में अपनी रेल एवं अन्य रेलों के बीच हुए आय के बंटवारे का ब्यौरा रखा जाता है। इस सस्पेंस अकाउंट में अपनी रेल और अन्य रेलों के बीच हुए आय के बंटवारे का डिटेल्स रखा जाता है। इसका ओपनिंग बैलेंस भाग पार्ट सी से लाया जाता है। पार्ट बी के फिगर को इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें पोस्टिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर की जाती है।
ट्रैफिक बुक पार्ट सी का तीसरा पार्ट जो है डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी का लेखा। इस अकाउंट में भारतीय रेल एवं डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी के बीच आय का बंटवारा का लेखा रखा जाता है। इसका निपटान सरकारी खजाने के साथ न होकर बल्कि रोकड़ के माध्यम से होता है। यातायात बही भागा के ग्रैंड टोटल को भाग घा में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि जब पार्ट सी कंप्लीट हो जाता है तो इसे ग्रैंड टोटल की फिगर को पार्ट डी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर जर्नल एंट्री के माध्यम से जनरल बुक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पार्ट एक सारा अर्निंग को हम लोग डेबिट कर दिया, जो रियलाइजेशन हो गया उसका क्रेडिट कर दिया। पार्ट बी में हम लोगों ने क्या अपॉर्चमेंट कर दिया, पार्ट ए के फिगर को पार्ट सी में ट्रांसफर कर दिया, पार्ट बी के फिगर को भी पार्ट सी में ट्रांसफर कर दिया। अब पार्ट सी की फिगर को पार्ट डी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब चौथा पार्ट है ट्रैफिक बुक पार्ट डी, जिसको कहते हैं अर्जन का सार एवं शेषों का विवरण। यातायात बही के इस भाग में मंथली जर्नल एंट्री तैयार की जाती है, जो यातायात की विभिन्न प्रकार की आय को समान पुस्तक में सम्मिलित करने के काम आती है। इसके साथ इसमें 2 स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, इसमें इतर रेलवे एवं डीपीसी के लेखे के निपटान ट्रांसफर सर्टिफिकेट या पे ऑर्डर के आधार पर किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2, इसमें यातायात बही एवं समान बही के शेषों का मिलान किया जाता है। तो ये था पिछली बार का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी का उसी संबंध में हम लोग दोबारा एक बार हल्का सा एक झलक के हम लोग ने लिया है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को टच करते हैं। वो टॉपिक है स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट, जिसको कहते हैं STBA। STBA स्कीम ई कैटेगरी के स्टेशन पे शुरू किया गया है। STBA एक स्कीम है रेलवे का, टिकट काटने का स्कीम है, जो कि ई कैटेगरी के स्टेशन पे किया जाता है। नॉर्मली ये देखा ये जा रहा था कि ई कैटेगरी के स्टेशन पे जो वहाँ पे ASM साहब होते हैं, उनके पास वर्कलोड काफ़ी होता है, उनको स्टेशन के सारे कामों के साथ साथ टिकट भी काटना होता है। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए नया रिक्रूटमेंट अगर नहीं हो पाया है तो वहाँ पे एक एजेंट को बहाल किया जाता है, जिसको स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। STB एजेंट के नियुक्ति के लिए DRM के पर्सनल अप्रूवल की जरूरत होती है। ये अप्रूवल सीनियर DCM के रिकमेंडेशन के आधार पर होता है। STBA को टिकट के सेल के आधार पर निर्धारित प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। जो भी एजेंट होते हैं, एजेंट को कमीशन दिया जाता है। कमीशन का एक सर्टेन एक परसेंटेज होता है, सेल प्रोसीड का जो परसेंट एक अमाउंट होता है कि इतने अमाउंट पे इतना परसेंटेज कमीशन मिलेगा, इतने अमाउंट पे इतने परसेंट कमीशन मिलेगा, उस आधार पर किया जाता है। उसके पहले उनका एग्रीमेंट होता है, बिडिंग होता है ना। जो सबसे लोवेस्ट बीडर जो होता है उन्हीं को मतलब कि एजेंट के रूप में बहाली दी जाती है। तो उसमें जो परसेंटेज का जो अमाउंट है वो इस तरह है कि अगर सेल प्रोसीड जो है 15,000 रुपये तक है तो 15% जो है उनको कमीशन दिया जाता है, लेकिन हर हाल में उनको 500 रुपये कमीशन जरूर मिलता है। मान लें किसी जगह का अर्निंग जो है 1,000 रुपया हुआ तो 1,000 का 15% बहुत छोटा अमाउंट हो जाएगा, 150 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो उसको 150 रुपये कमीशन ना दे करके 500 रुपये मिनिमम उनको कमीशन दिया जाता है। अगर 15,000 तो 15,000 के हिसाब से निकाल लिया जाएगा, 15% जितना होगा उनको उस हिसाब से कमीशन दिया जाएगा। 15,001 रुपया से लेकर के 50,000 रुपया तक अगर सेल है तो 12% कमीशन दिया जाता है। 50,001 से 1 लाख तक के लिए 9% कमीशन दिया जाता है। 1 लाख से ऊपर अगर सेल है तो 4% या रेट कोटेड, वो जो रेट अपना कोट करते हैं बिडिंग के समय, वो एजेंट का जो जब नियुक्ति होता है तो इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें उनको अपना रेट कोट करना होता है कि कम से कम कितना वो लेंगे पैसा कमीशन के तौर पे। तो 4% या जो वो अपना जो कोट किए हैं दोनों में जो कम होगा उस बेस पे इनको कमीशन दिया जाता है। कमीशन मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी और जगह
रेलवे द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। एसटीबीए द्वारा बेचे गए टिकट की राशि को स्टेशन मास्टर को जमा कराना होता है। ये राशि ADD बेसिस पे होता है। जितना भी सेल होता है एजेंट के द्वारा टिकट को, वो सारा का सारा पैसा स्टेशन मास्टर को जमा करा देना होता है। वो जल्द से जल्द जमा कराना होता है। नॉर्मली इसको 8 घंटे के अंदर जमा करा देना चाहिए। एसटीबीए द्वारा नॉन कंसेशनल टिकट जारी किया जा सकता है, जिसमें सीजन टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट एवं सीनियर सिटीजन कंसेशनल टिकट शामिल है। अदर कंसेशनल टिकट जिसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की जरूरत होती है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की जरूरत जैसे कि कोई हैंडीकैप्ड है, फिजिकल चैलेंज पर्सन है, कोई ब्लाइंड है, उनके लिए जो सर्टिफिकेट इशू होता है मेडिकल ग्राउंड पे, तो उस आधार पे जो है ये टिकट इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर्टेन कंडीशन है जिसके बेस पे एसटीबी जो है टिकट इशू कर सकते हैं। उसके लिए पहले उनको स्टेशन मास्टर से इंडोर्समेंट कराना होता है। इंडोर्समेंट होने के बाद ही जो है वो टिकट इशू करते हैं। टिकट इशू करने से पहले ही स्टेशन मास्टर या एसएम का इंडोर्समेंट होना जरूरी होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा ट्रैफिक बुक के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद एसटीबीए के बारे में पढ़ा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, यात्री टिकट सेवा केंद्र YTSK, यात्री टिकट सेवा केंद्र। YTSK टिकट बेचने का एक आउटसोर्सिंग स्कीम है। YTSK में टिकट इशू करने के लिए रेलवे स्टेशन के नजदीक काउंटर खोला जाता है, जहां से टिकट जारी किया जा सकता है। यह टिकट रिजर्व भी हो सकता है, अनरिजर्व भी हो सकता है, डेट मींस यूटीज भी हो सकता है और पीआरएस भी हो सकता है। YTS के द्वारा रिजर्व एवं अनरिजर्व टिकट इशू किया जाता है। YTS के द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट इशू नहीं किया जाता है। YTS के लाइसेंसी को YTS के लाइसेंसी को 2 लाख रुपया एज ए रजिस्ट्रेशन फी जमा कराना होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। शुरू में जब स्कीम जब ये शुरू हुआ था तो सुबह की अमाउंट 5 लाख के आसपास था, जो बाद में ये 18 में घटाया गया इस अमाउंट को, जो कि 2 लाख रुपया कर दिया गया है। टिकट जारी करने के लिए लाइसेंसी को प्रत्येक काउंटर टर्मिनल के लिए 5 लाख डिपॉजिट करना होता है, जो 4.5 लाख रुपए तक टिकट जारी कर सकता है। लाइसेंसी को सिस्टम एक्सेस चार्ज के तौर पे 1.6 लाख रुपया प्रति टर्मिनल के तौर पे दिया जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि अगर जो है वो YTSK वाले यूटीएस टर्मिनल अलग रखते हैं, सेपरेट रखते हैं, और PRS टर्मिनल सेपरेट रखते हैं, तो क्या उनको दोनों सिस्टम के लिए अलग अलग पैसा देना होगा? नहीं, दोनों के लिए 1,60,000 रुपया ही देना होगा। लाइसेंसी को टिकट इशू करने के लिए अपना स्टाफ स्वयं रखना होता है, जिसका खर्चा लाइसेंसी ही बियर करता है। जितना भी अमाउंट होता है स्टाफ पे जो खर्च होता है, चाहे वो हार्डवेयर का खर्च हो, सॉफ्टवेयर का खर्च हो, सारा स्टाफ खर्च हो, उसका जो कॉस्ट आता है वो लाइसेंसी बियर करते हैं। सिर्फ टिकट ही जो है वो रेलवे प्रोवाइड कराती है। इसका एक सेपरेट कलर का टिकट होता है। रेलवे PRS नॉन टिकटिंग स्टेशनरी का खर्चा रेलवे बियर नहीं करता है, बल्कि लाइसेंसी को बियर करना होता है। यदि कोई PRS टिकट लॉस होता है तो लाइसेंसी को डेबिट किया जाता है। प्रत्येक टिकट के लिए 6 पैसेंजर का हाईएस्ट क्लास का फारदेस्ट डिस्टेंस का डेबिट दिया जाता है। नॉर्मली होता ये है कि यदि कोई गवर्नमेंट काउंटर की बात करें, नॉर्मल PRS काउंटर की बात करें, अगर वहां से कोई टिकट मिस हो जाता है तो और ये पता चल जाता है कि टिकट मिस है, तो उसके लिए ट्रैफिक अकाउंट के जरिए डेबिट दिया जाता है। वो जो डेबिट का जो अमाउंट होता है वो 6 पैसेंजर के बराबर होता है। 6 पैसेंजर मैक्सिमम डिस्टेंस के बराबर होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी होगा हाईएस्ट क्लास का, उसके बेस पे कैलकुलेट करके उसको डेबिट किया जाता है। उसी तरह YTSK में भी यदि कोई PRS टिकट लॉस होता है तो लाइसेंसी को डेबिट दिया जाता है।
प्रत्येक टिकट के लिए 6 पैसेंजर का हाईएस्ट क्लास का फारदेस्ट डिस्टेंस का डेबिट दिया जाता है। उसी तरह यूटीएस के केस में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। पीआरएस में 6 पैसेंजर के लिए डेबिट दिया जाता है, लेकिन यूटीएस टिकट लॉस होने की स्थिति में 4 पैसेंजर का डेबिट दिया जाता है। पीआरएस में हाईएस्ट क्लास का डेबिट दिया जाता है, लेकिन यूटीएस के टिकट पे सेकंड मेल एक्सप्रेस का डेबिट के अमाउंट का डेबिट दिया जाता है। पीआरएस में एक डिफरेंस ये भी है कि पीआरएस में मैक्सिमम डिस्टेंस का डेबिट दिया जाता है, लेकिन यूटीएस में मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें भी होता है, लेकिन उस सिस्टम में जो पेयर ऑफ स्टेशन फीड है उसी पेयर ऑफ स्टेशन का डेबिट दिया जाएगा। मान लें कि समस्तीपुर स्टेशन से कन्याकुमारी तक का ही फीड है, तो समस्तीपुर से कन्याकुमारी तक का डेबिट उसको दिया जाएगा। लेकिन कोई छोटा सा स्टेशन है सदीसुपुर, उसका कन्याकुमारी वहां से फीड नहीं है, वहां पे बल्कि नागरकोइल ही फीड है, तो नागरकोइल तक का ही डेबिट दिया जाएगा यूटीएस के केस में। लेकिन पीआरएस के केस में जो है, वाईटीएस की स्थिति में हम बात कर रहे थे, हर हाल में वहां जो है फारदेस्ट डिस्टेंस 6 पैसेंजर का हाईएस्ट क्लास का डेबिट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग, वाईटीएस के संबंध में बात कर रहे हैं। वाईटीएस के लाइसेंसी द्वारा सेकंड सीटिंग एवं स्लीपर क्लास के लिए 30 रुपया प्रति पैसेंजर एवं अन्य क्लास के लिए 40 रुपया प्रति पैसेंजर के तौर पे चार्जेस वसूल किया जाता है। कैंसिलेशन चार्ज प्रिस्क्राइब्ड चार्जेस के 50% के बराबर होता है। वाईटीएस के में कुछ माल प्रैक्टिस नहीं हो, कुछ वहां पे गड़बड़ी नहीं हो, मिस एप्लीकेशन ऑफ रेलवे अकाउंट नहीं हो, उस पर एक नजर रखी जाती है और वहां पे कुछ चीजों पे ध्यान रखा गया है। तो माइल प्रैक्टिस रोकने के लिए ब्लॉक बुकिंग, मॉडिफिकेशन, चेंज ऑफ नेम, एज, सेक्स आदि परमिसेबल नहीं है। वहां पे कोई चाहे नेम चेंज करना चाहे, टिकट को मॉडिफिकेशन करना चाहे, ब्लॉक बुकिंग करना चाहे, तो वाईटीएस के काउंटर से नहीं हो सकता है। वाईटीएस के सेंटर पे केवल वाईटीएस के द्वारा जारी टिकट ही कैंसिल होता है। मान लेते हैं कोई पटना जंक्शन से कोई टिकट खरीदता है और सोचे कि वाईटीएस के काउंटर पे जाकर कैंसिल कर दे, तो वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई वाईटीएस के सेंटर से टिकट खरीदता है और रेलवे के पीआरएस काउंटर पे जाके कैंसिल कराना चाहे तो उसको कैंसिल करा सकता है। वाईटीएस के सेंटर पे केवल वाईटीएस के द्वारा जारी टिकट ही कैंसिल होता है, परंतु वाईटीएस के द्वारा जारी टिकट का कैंसिलेशन स्टेशन पर कराया जा सकता है। लास्ट पॉइंट वाईटीएस के बारे में, वाईटीएस के द्वारा जारी टिकट का कलर अलग होता है ताकि ये डिस्टिंक्ट हो सके। एक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वक्त कम है तो जल्दी जल्दी हम लोग कुछ और चीजों पे देख लेते हैं जो कि कई बार क्वेश्चन आ सकता है इस पे या आता है। अकाउंट करंट, अकाउंट करंट क्या होता है? अकाउंट करंट प्रत्येक माह बनाया जाता है। कोचिंग और गुड्स दोनों के लिए एक ही अकाउंट करंट बनाया जाता है। इसे अपॉर्चनमेंट के रिजल्ट के आधार पर बनाया जाता है। अकाउंट करंट को अपॉर्चनमेंट के रिजल्ट के आधार पर बनाते हैं। यदि होम रेलवे क्रेडिटर होता है तो अकाउंट करंट डेटर रेलवे को भेजा जाता है। अकाउंट करंट के साथ ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी भेजा जाता है ताकि डेटर रेलवे इसे एक्सेप्ट कर सके। ट्रांसफर सर्टिफिकेट को एज ए फुल एक्सेप्ट करना होता है। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो नेक्स्ट माह में एडजस्ट कर दिया जाता है। मान लें ईसीआर ने 2,10,000 रुपया का नॉर्दर्न रेलवे को डेबिट दिया, तो नॉर्दर्न रेलवे ने देखा कि नहीं 2,10,000 का डेबिट तो ठीक नहीं है, 2,08,000 का डेबिट बनना चाहिए, तो वो 2,08,000 का डेबिट एक्सेप्ट नहीं करके 2,10,000 का ही एक्सेप्ट कर लेता है और नेक्स्ट महीने में 2,000 का वो एडजस्ट कर लेता है। तो ये था अकाउंट करंट। अकाउंट करंट क्या है? 5-6 मिनट और बच गया है, कुछ छोटे छोटे टास्क का हम लोग देख लेते हैं। एक है नॉन रेवेन्यू ट्रैफिक। तो नॉन रेवेन्यू ट्रैफिक क्या होता है? ये एक ऐसा ट्रैफिक होता है जिसमें भारतीय रेल को किसी प्रकार का रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता है। ये किन परिस्थितियों में हो सकता है? जैसे कि रेल के अपने इस्तेमाल के लिए डीजल इस्तेमाल होता है, स्टोर इस्तेमाल होता है या और भी मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, तो उसके लिए इसको कोई अर्निंग नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसे ही ट्रैफिक को नॉन रेवेन्यू ट्रैफिक कहते हैं।
फिर दूसरे एक टर्म है सबर्बन नॉन सबर्बन ट्रैफिक। कुछ मेट्रोपॉलिटन एरिया में वर्तमान में कौन कौन अभी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिकंदराबाद, 5 मेट्रोपॉलिटन है। पैसेंजर ट्रैफिक के लिए सीजन टिकट पे विशेष छूट दिया जाता है। सबर्बन और नॉन सबर्बन ट्रैफिक इसे कहते हैं। कुछ मेट्रोपॉलिटन एरिया में पैसेंजर ट्रैफिक के लिए सीजन टिकट पे विशेष छूट दिया जाता है, जिसे सबर्बन ट्रैफिक कहते हैं। और इसके अलावा जो भी ट्रैफिक है वो सारा का सारा नॉन सबर्बन ट्रैफिक कहलाता है। एक टर्म और है जो के कंफ्यूजन होता है वारफेज और डैमरेज का, इस पे देखते हैं हम थोड़ा सा। वारफेज है, वारफेज एक प्रकार का पेनाल्टी होता है जो कंसाइनी के ऊपर उस स्थिति में लगाया जाता है जब कंसाइनी रीजनेबल फ्री टाइम के अंदर अपने सामान को रेलवे के गुड सेट से नहीं हटाता है। एक तरह का पेनाल्टी है वो वारफेज। किस बात का पेनाल्टी है, जगह का पेनाल्टी है, उसने रेल के प्रीमिस को खाली नहीं किया। दूसरा है डैमरेज, डी फॉर डब्बा भी याद कर सकते हैं, है ना। डैमरेज पार्टी को अपना सामान निर्धारित समय में लोड या अनलोड कराना होता है। यदि पार्टी निर्धारित समय में वैगन को लोड या अनलोड नहीं कर पाता है या रेक को लोड या अनलोड नहीं कर पाता है, समय से जो भी एक फ्री टाइम अलॉट हुआ है उस समय से ज्यादा डिटेन करता है, तो इसके लिए भी रेलवे जो है पेनाल्टी लगाती है। इस पेनाल्टी को डैमरेज कहते हैं। तो वारफेज हो गया आपका जमीन का किराया, समझिए जमीन के लिए पेनाल्टी लगाया गया। और डैमरेज जो है वो रेक के लिए, व्हीकल के लिए या वैगन के लिए लगाया जाता है। एक और टर्म आता है ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग में कोचिंग अर्निंग, गुड्स अर्निंग, सैलरी अर्निंग को शामिल किया जाता है, जिसमें वो सारी आय शामिल होती है जो रियलाइज हुआ हो अथवा नहीं हुआ। ग्रॉस अर्निंग में उन सारे आय को शामिल करते हैं वेदर दैट हैज बीन रियलाइज्ड और नॉट। दूसरा टर्म है ग्रॉस रिसीप्ट। इसको क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि ग्रॉस अर्निंग ग्रॉस रिसीप्ट में क्या अंतर है, तो हम बता रहे हैं ग्रॉस रिसीप्ट वो सारे अर्निंग जो वास्तव में प्राप्त होते हैं उसे ग्रॉस रिसीप्ट कहा जाता है। ग्रॉस अर्निंग में सारे अर्निंग को लिया जाता है चाहे वो रिसीव हो या नहीं हो, और ग्रॉस रिसीप्ट में सिर्फ उसी अर्निंग को लिया जाता है जिसका रियलाइजेशन हो चुका है। एक और टर्म है नेट अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग एवं वर्किंग एक्सपेंस को नेट अर्निंग कहा जाता है। यहाँ पे वर्किंग एक्सपेंस में सस्पेंस को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ और पेंशन फंड को शामिल किया जाता है। ये हुआ नेट अर्निंग। एक और छोटा सा क्वेश्चन ऑपरेटिंग रेशियो पे, बहुत कम, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग निपटा लेंगे इसको। ऑपरेटिंग रेशियो, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो? वर्किंग एक्सपेंस एवं ग्रॉस अर्निंग के बीच का जो रेशियो होता है उसे ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं। वर्किंग एक्सपेंस और ग्रॉस अर्निंग के बीच का जो रेशियो होता है उसे ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं। यहाँ पर वर्किंग एक्सपेंस में सस्पेंस को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ और पेंशन फंड को शामिल किया जाता है। वर्किंग एक्सपेंस में एप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ और पेंशन को शामिल किया जाता है। तो पहले हम क्या बताएं कि वर्किंग एक्सपेंस और ग्रॉस अर्निंग के बीच का जो रेशियो होता है वो ऑपरेटिंग रेशियो कहलाता है। इसका एक फार्मूला है वर्किंग एक्सपेंस इंटू 100 बाय ग्रॉस अर्निंग। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 रुपया कमाने में कितना हमको पैसा खर्च करना होता है। ऑपरेटिंग रेशियो को आसान शब्द में ये भी कहा जा सकता है कि 1 रुपया कमाने के लिए रेल प्रशासन द्वारा कितना खर्च किया जाता है या कितना रुपया खर्च किया गया है। ऑपरेटिंग रेशियो किसी रेलवे के एफिशिएंसी का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्योंकि हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है, उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है। कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा होता है, कहीं पे भारत बंद हो रहा होता है, कहीं पे कुछ हो रहा होता है। तो इन चीज़ों का भी असर जो है ऑपरेटिंग रेशियो पे पड़ता है। जैसे कि हमारा एनएफ रेलवे है, वहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो अन्य रेलवे की अपेक्षा काफ़ी ऊपर होता है। इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि उस रेलवे की एफिशिएंसी कम है। तो कुछ लिमिटेशंस होते हैं
कि जिस लिमिटेशन के आधार पे ऑपरेटिंग रेशियो को ही एक सिर्फ एक अच्छे रेल होने का सूचक नहीं माना जा सकता है। ऑपरेटिंग रेशियो जितना छोटा होता है वो उतना ही अच्छा माना जाता है। कमर्शियल डिपार्टमेंट को रेवेन्यू अर्न कमर्शियल डिपार्टमेंट का क्या काम है? कमर्शियल डिपार्टमेंट रेवेन्यू अर्न करता है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का काम है एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना। इन दोनों डिपार्टमेंट का आपस में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है ताकि बेहतर ऑपरेटिंग रेशियो हासिल किया जा सके। वर्किंग एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर्स ऑफ लाइंस ओपन फॉर ट्रैफिक शामिल होता है। साथ ही पेंशन फंड और कंट्रीब्यूशन टू डीआरएफ भी शामिल होता है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है ऑपरेटिंग के स्टाफ की एफिशिएंसी को दर्शाता है। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन जैसा कि अभी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हर बार जो है ऐसा नहीं होता है। कुछ फैक्टर ऑपरेटिंग स्टाफ के कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि अलग अलग जोग्राफिकल रीजन है, जब कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, पब्लिक स्टेशन हो रहा है, बंद हो रहा है, तो इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे जो है फर्क पड़ता है। एक्सपेंसेस पे काफी फर्क पड़ता है। कहीं कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, जैसे कि नेफ्रेलो वगैरह साइड में, तो उससे भी जो है काफी असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजों को हम लोगों ने जाना। अगर किसी तरह का कुछ कंफ्यूजन हो तो वक्त की कमी को देखते हुए आपको कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जितनी मेरी जान ऐसे देखिए आप लोग हैं क्या कि जितने ट्रेनी हैं एटलीस्ट मुझसे बेहतर हैं। मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ। आप लोग अच्छे से मेहनत करें। नॉलेज होना एक अलग चीज है, डिलीवर होना अलग चीज है। एग्जाम में और जैसा कि आप लोग पता है कि काफी मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्टली क्वेश्चन आता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन को ध्यान जरूर रखें। उस चीजों को मैंने शेयर किया, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, शायद कुछ काम आ सके। क्या सेशन एंड कह सकते हैं? बस तो कैसे एंड कर दें? आप लोग को कुछ डाउट है क्या? अगर किन्हीं को कुछ डाउट हो तो शायद कुछ हम बता पाए आप लोग। कुछ डाउट है तो सर से पूछ लीजिए, और अगर अभी नहीं पूछ पाए तो बाद में भी हमारे ग्रुप में मैसेज कर सकते, व्हाट्सएप पे भी हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे आपस में मिलकर कुछ करने का। चलिए ठीक है, लगता है कि ठीक ही है। तो किसी को कुछ डाउट नहीं है, सेशन खत्म करते हैं। जी सर, किया जा सकता है। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम ज्वाइन करेंगे 3:30 में। सभी को थैंक यू फॉर बियरिंग मी, फॉर बियरिंग मी। Thank you, sir. ओके थैंक यू। सर बताइए।